हम लाख छुपाए प्यारी मगर सबको पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के पढ़ने से पढ़ने का मजा तो आएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। हमारे हुलिया देखने से आप लोग को पता चल गए होंगे कि हम तबीयत मेरा खराब हो गए। तो कुछ नहीं, कल के कुछ नहीं भाता जब प्रेम रोग लग जाता। जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी, कोई दवा तो बताओ। तो आइए, आज मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज का सेशन आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास मतलब दिल्ली सल्तनत फिनिश करने के लिए आए हैं। एक साथ देखेंगे आज तुगलक वंश देखेंगे, सैयद वंश देखेंगे और लोधी वंश। तीनों का साफ सुथरा इसी वीडियो में कर दूंगा आर पार। और आप लोग देख रहे, बार बार परेशानी है, लेकिन समस्या जिंदगी का एक अंग है। समस्या जिंदगी का एक अंग है, इसे स्वीकार करो। अब भरपूर मेहनत करो। यह आर पार की लड़ाई है, इस बार बेड़ा पार। तो आप लोग जल्दी जल्दी, अच्छा लगता है अब आप लोग क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में जवाब देते हैं, हम भी पूछते हैं और आप लोग को भी मजा आते होंगे पढ़ने में। क्योंकि चलिए, आज बिना समय गंवाए हुए आज का सेशन है कि उस दिन मेरे प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ाए थे कौन सा, यानी कि खिलजी वंश। गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया। आज तुगलक, आज तीनों वंश देख लेंगे दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला। तो आइए, आज का सेशन है बड़ा महत्वपूर्ण और ध्यान पूर्वक पढ़िए। आइए, आज है आपको तुगलक वंश। तुगलक वंश, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये तुगलक वंश है और इसको अभी पूरा साफ सुथरा करेंगे, पूरा एकदम धज्जियां उड़ा देंगे। आइए देखते हैं तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, तुगलक वंश का स्थापना किया। अब देखते तुगलक वंश का स्थापना जो है ना, तुगलक वंश का स्थापना हुआ मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। तुगलक वंश का स्थापना 1320 ईस्वी में तुगलक वंश का स्थापना किया गया। वैसे तुगलक वंश का स्थापना 1320 में हुआ और ये 1414 ईस्वी तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। मतलब 1320 ईस्वी में तुगलक वंश का स्थापना हुआ और 1414 ईस्वी तक ये शासन किया। कौन? तुगलक वंश। अब ये देखते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, और गयासुद्दीन तुगलक, तो तुगलक वंश का ये जो देख रहे हैं, ये खिलजी वंश का सेनापति, ये सेनापति था। ये जो देख रहे हैं, ये खिलजी वंश का सेनापति था। मतलब खिलजी वंश का अंतिम सेनापति, जिसने दिल्ली के जनता के सहयोग से गुलाम वंश के अंतिम शासक को वध करके और दिल्ली सल्तनत पर एक नया वंश की शुरुआत किया, जो है कौन? तुगलक वंश। आइए देखते हैं तुगलक वंश जो है ना। अब सबसे बड़ी बात है, देखते हैं कि ये जो तुगलक वंश देख रहे हैं, ये गयासुद्दीन तुगलक ये पहला ऐसा शासक है जिसने किसान के सिंचाइयों के लिए नहर का निर्माण करवाया। तो नहर का निर्माण करवाने वाला ये प्रथम शासक है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ये सिंचाई के लिए किया था। लेकिन तो इसका पुत्र का नाम है जूना खां। इसके पुत्र देखिएगा, इसके पुत्र का नाम है जूना खां। इसके पुत्र का नाम है
जूना खां। तो ये अपने पिता को फिल्मी स्टाइल में मारने के लिए लकड़ी का भवन बनवाया। जब गयासुद्दीन तुगलक 1325 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, जब गयासुद्दीन तुगलक 1325 ईस्वी में बंगाल से अभियान करके वापस लौट रहे थे दिल्ली, तो अपने पुत्र के जो है ना जूना खां के बनवाया हुआ लकड़ी के महल में दबने के कारण इनका मृत्यु हो गए। तो प्रश्न पूछेंगे, कौन ऐसा सुल्तान था कि लकड़ी के महल के गिरने के कारण जो है उसमें दब के मृत्यु हो गए? तो गयासुद्दीन तुगलक। बस वो जानबूझ के मारा इसका बेटा जूना खां। बाप को काम फिल्मी स्टाइल में मारेंगे, उनको मारने के लिए एक लकड़ी का जो है ना टूटा फूटा भवन बनवाया था। और संभवतः माना जाता है लकड़ी भवन बनवाने वाला ये प्रथम व्यक्ति था। कौन? जूना खां। अब उसके बाद ये जूना खां 1325 ईस्वी में शासक बने, अपने पिता के वध करने के बाद, मारने के बाद, और अपना नाम बना मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक। जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम है जूना खां, और इसके पिता का नाम कहा गया गयासुद्दीन तुगलक। और जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जूना खां मध्यकालीन भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान था। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित था, एकदम ज्ञान से भरा पूरा। लेकिन गाँव घर के एक कहानी सुने होंगे कि पढ़ लिख के तू बुढ़वा क्यों बन गया रे, है? तो वही बात है, बेचारा इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो है ना जीवन में कभी सफल हुआ ही नहीं, क्योंकि बाप को फिल्मी स्टाइल में मारा था ना। तब बाप इनको आशीर्वाद दे दिया कि तभी तुम कभी जिंदगी में सफल नहीं होगे, और एक भी काम इनका जिंदगी में सफल नहीं रहा। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। इसकी क्रूरता के कारण, दूसरे के सुख दुख के प्रति इसको कोई ख्याल नहीं था। क्रूर नीति के कारण लोग इनको पागल कहता था, सनक भरी कहता था, माइंडलेस कहता था इसका। हाँ, मतलब दूसरे को दुख है उसको कोई फर्क नहीं। भाई जो इसका विरोध करता था ना, ये ऐसा ये मतलब था, जो इसका विरोध करता था उनके शरीर से खाल खिंचवा लेता था, खाल, और उस खाल में भूसा भरवा करके राज दरबार में घुमाता था। तो सोचिए, तो कोई सोच के भी इसका विरोध नहीं करता था। इसीलिए कहा ये पागलपन है, ये पागल है, ये आवारा है, ये दीवाना नहीं है। आइए, लेकिन ये बेचारा जो है ना, सबसे पहला काम क्या ये देखिएगा, ये अपना सबसे पहला काम क्या, देखते हैं ये कौन कौन सा काम किया जो जिंदगी में कभी सफल हुआ ही नहीं। ये सबसे पहला काम किया दोआब क्षेत्र में जो है ना, मतलब 1326 ईस्वी में ये जो है ना दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ाया था। दोआब क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? दोआब क्षेत्र में जो है ना ये टैक्स बढ़ाया था 1326 में। लेकिन उसी वर्ष भयंकर अकाल पड़ गया, फसल चौपट हो गया, फसल बर्बाद हो गया। अब फसल उपज हुआ ही नहीं तो कहाँ से किसान इसको देंगे टैक्स? तो ये अपना टैक्स को वापस ले लिया। तो पहला काम असफल। दूसरा काम क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, कि जो है ना 1326 ईस्वी में अपना राजधानी बदला। 1326 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से जो है ना देवगिरी ले गया। दिल्ली से राजधानी जो है ना, राजधानी पकड़ के आ जाइया, जवाइल होली दिवाली, पिया ले लिया चुनरी लाली, न लइयो तो न लइयो बक, राजधानी पकड़ के आ जाई हो। आइए, तो ये राजधानी जो है ना, ये राजधानी ले गया दिल्ली से देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले गया। कौन?
ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक है। और देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया गया। इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? दौलताबाद। लेकिन ये भी वापस लेना पड़ गया। फिर बाद में देवगिरी से राजधानी दिल्ली ले आया, ये काम भी इसका असफल हो गया। अब देखते हैं तीसरा काम ये क्या किया था। तीसरा काम क्या था? 1329 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा चलाया था। 1329 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा मतलब तांबा और कांसा का मुद्रा चलाया और उसका चांदी के सिक्का के बराबर मूल्य दे दिया। तो जनता इनसे भी एक कदम आगे निकला। जनता खुद घर में मुद्रा को ढालने लग गया, सिक्का ढालने लग गया, कि जिससे जो है ना मतलब मार्केट में असली सिक्का की जगह पर नकली सिक्का ही ज्यादा घूमने लग गया। तो अंत में ये भी वापस ले लिया। तो ये भी काम असफल हो गया। आइए चौथा काम क्या किया? खुरासन एवं कराची के साथ इसको युद्ध करना था। खुरासन एवं कराची के साथ युद्ध करना था और इस युद्ध को लड़ने के लिए सेना को 1 साल अग्रिम वेतन दे दिया था, 1 साल एडवांस वेतन दे दिया था। लेकिन युद्ध होने से पहले दोनों के बीच में मेल मिलाप हो गया, युद्ध हुआ ही नहीं। तो ये भी काम इसका असफल हो गया। मतलब जीवन में यही चारे काम मूल रूप से किया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। पहला काम दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ाया, लेकिन उसी वर्ष अकाल पड़ गया तो अपना टैक्स को वापस ले लिया। तो पहला काम असफल। दूसरा काम 1326 में राजधानी बदला, दिल्ली से देवगिरी ले गया और इसका नाम दौलताबाद कर दिया। फिर बाद में राजधानी देवगिरी से दिल्ली ले आया, ये भी काम असफल, ये भी असफल। फिर क्या हुआ? 1329 ईस्वी में ये क्या किया? तांबा एवं कांसा का सिक्का जारी किया। मतलब सिक्का जारी किया, 1 रुपया का सिक्का जारी किया और जो है उसका मूल्य दे दिया चांदी के सिक्का के बराबर। तो जनता ने क्या किए? इससे भी एक कदम आगे निकला। सभी जनता अपना घर में ही सिक्का ढालने लग गया, तांबा और कांसा का, क्योंकि सरकार ने तो इसको दे दिया था वैल्यू चांदी की टका के बराबर ना, जिस वजह से नकली सिक्का मार्केट में ज्यादा घूमने लग गया, जिससे अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा। अंत में ये भी मतलब जो है ना अपना योजना वापस ले लिया, ये भी असफल हो गया। अंतिम में इसको खुरासन एवं कराची के साथ युद्ध करना था और इस युद्ध को लड़ने के लिए सेनाओं को जो है ना एक एक साल का जो है ना इसको वेतन एडवांस दे दिया। लेकिन युद्ध होने से पहले दोनों के बीच में मेल मिलाप हो गया, युद्ध हुआ ही नहीं। अंत में चारों काम असफल हो गया। यही इसका मुख्य 4 काम है, समझ गए, जो चारों काम असफल हो गया। अब ये आगे इसके जीवन में देखते हैं कौन सा काम हुआ, उस लिखेंगे, इस सबको भी लिखेंगे, चिंता मत कीजिए, पहले समझ तो लीजिए। इतना चीज जो समझे हैं, अब आइए इसके बारे में अब लिखते हैं अपना सब फटाफट। आप लोग भी लिखना शुरू कीजिए और फिर आगे कहानी सुनते हैं। चिंता मत कीजिए, आज इसको रफा दफा ही करेंगे। एक क्वेश्चन है आप लोग से, अब देखते हैं पीछे वाला क्वेश्चन के जवाब कौन बच्चा देते हैं। अगर पीछे वीडियो पढ़े होंगे तो जरूर जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपसे कि मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि
बताइएगा किस मुस्लिम शासक ने पहली बार बिहार पर आक्रमण किया था। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका, आप लोग जवाब दीजिएगा, आप लोग को जवाब देना है। कौन शासक था, कौन सा शासक स्त्री के वेशभूषा धारण करता था? ये क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दीजिए कि खिलजी वंश किसे सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता था? ये मैं सब बताया हूं। ये 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, 5 क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन दीजिए, एक क्वेश्चन और जवाब आप लोग दीजिएगा कि खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ये 5 क्वेश्चन मेरे बच्चों दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। और ये 5 क्वेश्चन कैसे शॉर्ट लीजिए, हम शॉर्ट लेने के दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। समझ गए ना? इसका जवाब दीजिएगा। और ये 5 क्वेश्चन, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, हम इसलिए कि आपको क्वेश्चन देते हैं, इस बहाना से आप अगर कॉपी का नोट बनाए होंगे उसको पढ़ने का मौका मिलेगा। हाँ, अगर आप नोट नहीं बनाए होंगे तो आप वीडियो देखिएगा, तब जाके नोट बनाइएगा। कम से कम इससे हम इसलिए कि आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको इस क्वेश्चन के बहाने से पिछले बात भी आपको याद आ जाएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका भी, और ये क्वेश्चन लिख भी लीजिएगा। हाँ, लिख भी लीजिएगा। हम इस प्रकार से आपको जब भी वीडियो लेकर के आएंगे तो 5 क्वेश्चन आपको पिछला जरूर पूछेंगे। वो 5 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन का बच्चा जो जवाब देंगे उनके लिए वेरी वेरी थैंक्स। हाँ, उनके लिए थैंक्स है जो 5 क्वेश्चन का जवाब देंगे, उनके लिए। अब आइए आगे देखते हैं, गुलाम वंश के बारे में लिखते हैं ना, क्या कहते, मतलब तुगलक वंश के बारे में। तो आइए फटाफट अपना सब हेडिंग बनाइए। तुगलक वंश सेशन लिखिएगा 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। कौन? तुगलक वंश। 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। कौन? तुगलक वंश। संस्थापक लिखिएगा, संस्थापक लिखिएगा गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। और ये स्थापना किया, और ये स्थापना किया इसको 1320 ईस्वी में। और ये 1320 में तुगलक वंश का स्थापना भी किया, हाँ, और शासक भी बना, और 1325 ईस्वी तक शासन भी किया। 1325 ईस्वी तक शासन भी किया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में तुगलक वंश का स्थापना किया, और 1320 से 1325 ईस्वी तक ये शासन भी किया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इतना बात तो समझ गए होंगे। अब आइए
गयासुद्दीन तुगलक लिखिए, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक यह प्रथम शासक था जो सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किया था और नहर पर 1/10 भाग कर वसूलता था। कर मतलब टैक्स वसूलता था। समझ गए ना? तो नहर निर्माण करवाने वाला ये प्रथम शासक है कौन? गयासुद्दीन तुगलक है। लेकिन 1325 ईस्वी में 1325 ईस्वी में लकड़ी के 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल गिरने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। हाँ, उस समय बंगाल से वापस लौट रहा था। ये कहां से लौट रहा था? बंगाल से अभियान करके वापस लौटा था। मतलब प्रश्न पूछेंगे, जब 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल गिरने के कारण इनका मृत्यु हो गई, तो कहां से वापस आ रहे थे? बंगाल से अभियान करके जो है ना वापस लौटा था। इसी दौरान इसका मृत्यु हो गया। और संभवतः ये लकड़ी का महल इनके पुत्र जूना खां ने ही बनवाया था। देखिएगा, ये देखिए, लकड़ी का महल, लकड़ी का भवन का निर्माण पुत्र जूना खां ने बना। पुत्र जूना खां बनाया था। कौन बनाया था? जूना खां बनाया था। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब आगे चलेंगे अपना सब। स्क्रीनशॉट जब ले लिए होंगे तो अब आप लोग देखिएंगे कितना शानदार से अच्छा से बताता भी हूँ और लिखता भी हूँ। आइए ऊपर मिटा देता हूँ, उसके बाद आगे जारी रहेगा कार्यक्रम भी। ला ला ला, हर किसी को दिल में के प्रश्न याद रहता है, कोई पूछता है कोई बताता है, मगर ये हाल होता है। ला 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 ला। अब आइए देखते हैं जूना खां। हिंदी बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जूना खां मतलब जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिएगा, ये 1300 अपने पिता को लकड़ी भवन में दबवा के मार दिया, उसके बाद ये शासक बना।
1325 ईस्वी में। तो ये शासक बना 1325 ईस्वी में। ये शासक बना कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये शासन किया आपको 1351 ईस्वी तक ये शासन किया। एक मिनट, और ये 1300 जो है ना 1351 ईस्वी तक शासन किया। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा और 1351 ईस्वी तक शासन किया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे, मतलब इसकी बचपन का नाम, बचपन का नाम, तो बचपन का नाम है जूना खां। कौन? जूना खां। एक मिनट, जूना अच्छा से लिख दीजिए। बचपन का नाम है जूना खां। जूना खां। पिता का नाम गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। अब आइए, अब देखेंगे इनके द्वारा ये जो है ना, मतलब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित जो है ना ये शासक था, मतलब ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। आइए, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था, इसीलिए कि जीवन में असफल हो गया। देखिए, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। कौन? ये मतलब मध्यकालीन भारत में मतलब इससे ज्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति कोई था ही नहीं। तो जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता सबसे ज्यादा बुर्बक होता है। बाप का प्राचुत इसको लग गया, बाप ने इसको श्राप दे दिया था, बाप को इसने छल से मारा था, इसने जीवन में तो 4 गो कामें किया, एक भी काम इसका सफल नहीं हुआ, सभी काम इसका असफल हो गया। तो अब इसका लिखिएगा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेके चलिए फटाफट आप लोग भी। अब इसके द्वारा किया गया कार्य लिखेंगे एक ही साइड में, इसके द्वारा किया गया कार्य। देखिए, इसका कार्य के बारे में वर्णन करते हैं। अब कौन कौन सा कार्य किया, चलिए पहला गिना चुना 4 गो काम किए। सबसे पहला काम इसका हुआ क्या? दोआब क्षेत्र में जो है ना कर में वृद्धि किया। दोआब क्षेत्र में जो है ना, दोआब क्षेत्र में जो है ना कर मतलब टैक्स या कर में वृद्धि किया था। ये जो वृद्धि ये जो काम किया था 1326 से 1327 ईस्वी में ये पहला काम किया था, जो असफल हो गया। आइए इसका दूसरा कार्य समझिए। दूसरा कार्य क्या हुआ कि ये अपना राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन मतलब राजधानी परिवर्तन, राजधानी स्थानांतरण। तो राजधानी परिवर्तन ये भी किया 1326 से 1327 ईस्वी में। अब देखते कि ये राजधानी जो ले गया था दिल्ली से
दिल्ली से देवगिरी ले गया और देवगिरी का नाम बदल कर दिया दौलताबाद। तो नाम क्या कर दिया इसका? दौलताबाद। तो राजधानी लग गया दिल्ली से देवगिरी, और इसका देवगिरी का नाम क्या कर दिया? दौलताबाद। लेकिन फिर बाद में राजधानी देवगिरी से कहाँ लेकर चला आया? दिल्ली लेकर चला आया। ये भी काम इसका असफल। आइए इसका तीसरा काम, सांकेतिक मुद्रा, मतलब सांकेतिक जो है ना मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मतलब सांकेतिक मुद्रा चलाया था। तो सांकेतिक मुद्रा चलाया था। सांकेतिक मुद्रा का ये शुरुआत किया था 1329 आपको 29-30 ईस्वी में, 1329-1330 ईस्वी में ये काम किया था। इस दौरान क्या हुआ था? कांसा और तांबा का सिक्का जारी किया। इस दौरान ये क्या किया था? तांबा एवं कांसा का जो है ना दोनों को मिला करके जो है ना 1 रुपया का सिक्का चले। दोनों को मिला करके जो है ना 1 रुपये का जो है ना सिक्का जारी किया था। लेकिन जिसका मूल्य था 1 चांदी के सिक्का के बराबर। जिसका मूल्य था 1 चांदी के सिक्का के बराबर। लिख लीजिएगा, जिसका मूल्य जो है ना 1 चांदी के सिक्का के बराबर था। मतलब इसका तो प्रश्न पूछेंगे, मतलब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329-30 ईस्वी में किया। और ये इसके दौरान क्या हुआ कि तांबा और कांसा का मिल करके मतलब 1 सिक्का जारी किया, मतलब 1 रुपया का सिक्का जारी किया। और इस सिक्का का जो है ना मूल्य 1 चांदी के सिक्का के बराबर था। जनता इससे भी एक कदम आगे निकला। जनता क्या किया? खुद एक घर में सिक्का बनाने लग गया। अब खुद जो घर में सिक्का बनाने लग गया तो ज्यादा नकली सिक्का मतलब मार्केट में आ गया, जिससे अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। अंत में ये योजना भी वापस ले लिया। ये 3 काम हुआ। तो अगर लिखेंगे, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तब आगे चलते हैं। अब तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितनी ना चाहे और हम, दिल की दरिया बन ही गया, रिक्श अमानती बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गई। आइए देखते हैं अब इसका चौथा काम देखते हैं। चौथा काम खुरासन एवं कराचिल के साथ युद्ध करना था। ये इसका चौथा काम हो गया। खुरासन एवं कराचिल के साथ युद्ध करना था, लेकिन युद्ध होने से पहले दोनों के बीच में मेल मिलाप हो गया। और इस युद्ध लड़ने के लिए जो है ना सेना को 1 साल एडवांस अग्रिम वेतन दे दिया था। लेकिन क्या हुआ? युद्ध हुआ ही नहीं। युद्ध होने से पहले दोनों के बीच में मेल मिलाप हो गया। तो ये काम भी इसका असफल। यह गिना चुना जीवन में 4 काम किया था, जो सभी इसका असफल हो गया। अब आइए, तो सभी इसका असफल हो गया।
अब लेकिन इसका क्या हुआ कि इसी के समय में देखिएगा, वैसे तो इसके समय में हुआ था क्या, 1333 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1333 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1333 ईस्वी में अफ्रीका के जो है एक यात्री आए, इब्न बतूता, इब्न बतूता, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, कौन, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। ये 1336 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की जो है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसको, इब्न बतूता को। तो देखिएगा, ये अपना दिल्ली का काजी बनाया, काजी नियुक्त किया, किसको, इब्न बतूता को। ये कहाँ का है, अफ्रीकी यात्री, अफ्रीका से भारत आया था, कितना ईस्वी में, 1333 ईस्वी में, किसके दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ये बड़ा प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके दरबार में, थोड़ा सा इंक देने दीजिए। अब ये हाल है कि इंक का पैसा भी नहीं हमारे पास में है, समझ गए। अब देखते, इंक भी लाना पड़ता है खरीद के, आज इंक भी खत्म हो गया। राजा जी आइए हो गया, देखते अपना सब इंक दे दिया इसमें। लेकिन एक बात और समझिए, एक बात और इसमें समझना है। क्या समझना है कि 1342 ईस्वी में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को मतलब 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को, किसको, इब्न बतूता को क्या किया थे, 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था, कहाँ भेजा था, चीन भेजा था। कौन भेजा था, ये मोहम्मद बिन तुगलक, किसको भेजा था, इब्न बतूता का। इसकी पुस्तक इब्न बतूता का एक पुस्तक है रिहेला, बड़ा पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक पुस्तक है, पुस्तक रेहला, पुस्तक का नाम क्या है, रेहला। ये पुस्तक जो देख रहे हैं बड़ा एग्जाम में महत्वपूर्ण है, VVI है। इस पुस्तक का लेखक है कौन, इब्न बतूता। इसका लेखक इब्न बतूता। इस पुस्तक के अंतर्गत जो है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के जो भी कार्य किए इसमें सब वर्णन है। इस पुस्तक के मतलब पुस्तक का लेखक हो गया कौन, इब्न बतूता। ये लेखक है ना, लेखक है। लेकिन इस पुस्तक के अंतर्गत
मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वर्णन है। किसके बारे में है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वर्णन है। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं अपना सब। टाइम भी देख लीजिए, टाइम क्या हुआ, क्योंकि फिर कोचिंग भी तो जाना है ना। अब आइए अपना सब आगे चलते हैं। अब आगे चलते क्या है आगे कहानी कि एक कहानी और समझना है इसके शासनकाल में 1300। अब देखना है क्या है कहानी और समझना अपना लोग को। 1336 ईस्वी में देखिएगा, 1300 कितना ईस्वी में? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दो भाई था। तो हरिहर एवं बुक्का ने दो भाइयों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। तो ये 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अब आगे आगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर के किया। ये विजयनगर अभी कर्नाटक की जिला है। कहाँ की जिला है? ये कर्नाटक की जिला है। तो अब देखेंगे आगे, तो देखते करेंगे विजयनगर के बारे में। हाँ, तो प्रश्न ये पूछते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस मध्यकालीन शासक के समय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। और स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर के किया था। कितना ईस्वी में? 1336 ईस्वी में। लेकिन एक बात और समझेंगे यहाँ पे, कहानी और 1347 ईस्वी में। तो देखिएगा, तो ये विजयनगर अभी कहाँ है? कर्नाटक में है ना, कर्नाटक में। लेकिन देखिएगा 1347 ईस्वी में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है आपको अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 ईस्वी में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ध्यान दीजिए, तो बहमनी साम्राज्य का भी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। और बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था कौन? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। कितना ईस्वी में? 1347 ईस्वी में। और ये बहमनी साम्राज्य जो है आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। जैसे विजयनगर आपको कर्नाटक में है, उसी प्रकार से बहमनी जो है ना, बहमनी साम्राज्य आपको कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये ध्यान में रखिएगा। ये सब इनके शासन काल में काम हुआ। लेकिन आप देखिएगा इनकी मृत्यु हो गया 1351 ईस्वी में ठट्टा नामक स्थान पर। ठट्टा, आइए
अब इसकी मृत्यु हो गया 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा नामक स्थान पर हो गई थी मृत्यु। तो अब आइए इसका अब मृत्यु हो गई ना, तो 1351 ईस्वी में 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा नामक स्थान पर हो गई। इसके मृत्यु के बाद एक व्यक्ति के नाम है बदायूनी। एक व्यक्ति है बदायूनी, क्या इसके मरने से जनता को शासक से मुक्ति मिला और शासक को जनता से, जनता को शासक से, शासक को जनता से, दोनों को एक दूसरे से मुक्ति मिली इसके मृत्यु के बाद। ऐसा हमने कहे, ऐसा एक व्यक्ति है बेचारा, वो कहा आपको, वो व्यक्ति का बदायूनी लिखता है, इसकी मृत्यु पे लिखता है बदायूनी ने इसके मृत्यु पर यह लिखा कि अंततः लोगों को शासक से मुक्ति मिली और शासक को लोगों से मुक्ति मिली। अगर नीचा कट गया होगा तो कोई बात मैं बोल देता हूँ लास्ट में कि एक व्यक्ति है, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई 1351 ईस्वी में ठट्टा नामक स्थान पर, तो बदायूनी ये व्यक्ति है, इसने लिखा इनके मृत्यु पर, इसकी मृत्यु पर यह लिखा कि अंततः लोगों को शासक से मुक्ति मिली और शासक को लोगों से मुक्ति मिली। तो ऐसा लिखा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तब आगे चलने में हमको कोई कठिनाई भी नहीं होंगे। आइए ऐसा शासक भी सब था, क्या कीजिएगा, अच्छा लगता है। एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार, बड़ा अच्छा लगता है। आइए एक क्वेश्चन फिर आप लोग जवाब दीजिएगा मेरे बच्चों। एक क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है एग्जाम में आप लोग को अति दीजिएगा कि नवरोज उत्सव को मनाना किसने प्रारंभ किया था? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दीजिएगा, किस शासक ने गढ़े, किस शासक ने जो है ना, चलिए रहने दीजिए कि क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं, अब आएगा फिरोज शाह तुगलक। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक, ये 1351 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना। जब ये 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना, तो जब ये शासक बना फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में, तो इसने सबसे पहला काम किया
नहर का विस्तार करवाया। नहर के जो है ना हर एक किसान के खेत तक पहुंचाने का काम किया। नहर को हर एक किसान के खेत तक सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था किया। तो नहर को जो है ना हर किसान के हर एक खेत तक पहुंचाने का काम किया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और ये बेचारा 24 प्रकार के कर को समाप्त किया, 24 प्रकार के टैक्स को। मतलब एक ही व्यक्ति से 24 प्रकार का टैक्स वसूला जाता था। अब एक ही व्यक्ति एक साल में जब उसका महीना में 2 बार ही टैक्स भरना पड़ेगा तो क्या होगा? तो ये क्या किया, 24 प्रकार के टैक्स को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पे 4 प्रकार का ही टैक्स लेना प्रारंभ किया। वो चारों प्रकार के टैक्स के नाम क्या है? खराज, खुम्स, जजिया, ज़कात। तो ये काम किए। लगा लाइन कट गया, कोई बात नहीं, लाइन कट गया तो मैं खिड़की खोल देता हूँ, चिंता मत कीजिए। लाइन कट गया, लेकिन दिन है ना तो दिन में कोई दिक्कत नहीं होंगे, लेकिन पढ़ेंगे अपना सब जरूर। आइए इससे आइए, कोई बात नहीं, अपना सब। अब कौन सा लाइट चमक रहा है? आइए, कोई बात नहीं, चलेगा हल्का फुल्का। एक सेकेंड। हाँ, अब ठीक हो गया। ये सब समझाना पड़ता है, लाइट चला गया अचानक के कट गया तो हम क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, आइए, लेकिन अभी काम चल जाएगा, दिखाई पड़ता है। अब आइए देखते हैं अपना सब कि तो फिरोज शाह तुगलक जो है ना ये 24 प्रकार के कर को समाप्त किया, 4 प्रकार टैक्स लेना शुरू किया। और इसके समय में नौकरों की संख्या जो है ना ये 24 प्रकार के जो है ना टैक्स को समाप्त किया। 24 प्रकार के टैक्स को समाप्त किया किसने? इसने। और 24 प्रकार के टैक्स के स्थान पर जो है ना मात्र 4 प्रकार के जो है ना टैक्स लेना प्रारंभ किया था। 4 प्रकार के टैक्स लेना प्रारंभ किया था। लेट भी आ गए। और ये देखिएगा, आगे देखिएगा, और इसके समय में नौकरों की संख्या 1,00,000, 11,000, 10,000, लाख, 1,80,000। इसके मतलब इसके समय में दासों की संख्या, गुलामों की संख्या, नौकरों की संख्या, दासों की संख्या या गुलामों की संख्या या नौकरों की संख्या, सबका एक ही मीनिंग होता है। दास बोलिए, गुलाम बोलिए, नौकर बोलिए, या सरदार भी बोल सकते हैं। सरदारों की संख्या 1,80,000। मतलब माना जाता है कौन ऐसा शासक था जिसके समय में सबसे अधिक गुलामों की संख्या, दासों की संख्या, नौकरों की संख्या, सरदारों की संख्या थी, वो 1,80,000। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में। और फिरोज शाह तुगलक देखिएगा, वैसे तो 300 से अधिक नगरों बनाया, नगरों को बसाया था। 300 से अधिक नगरों का निर्माण, नगरों का जो है ना निर्माण किया था। 300 से अधिक
नगरों का निर्माण किया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। और इनमें से अब 5 बड़े नगरों का, 5 जो है ना बड़े नगरों का निर्माण किया था। 5 बड़े नगरों का भी निर्माण किया था और 300 से अधिक नगरों का भी निर्माण किया था। तो अब आइए अब देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम विधवा महिलाओं, लड़कियों, उनकी सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना किया। देखिए, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किया। दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना दीवान ए खैरात, हाँ, तो दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया। और इस विभाग के तहत मुस्लिम विधवा महिलाओं, लड़कियों, उनकी सहायता पहुंचाने के लिए इसकी स्थापना किया। लेकिन अब ये देखिएगा, एक और क्या किया कि अपना दासों को देखभाल के लिए, जिसके पास में 1,80,000 दासों की संख्या, गुलामों की संख्या, या नौकरों की संख्या, या सरदारों की संख्या थी, तो उनका देखभाल भी तो करना पड़ेगा। तो देखिएगा, उनके देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना किया। दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना किया। तो दीवान ए विभाग के तहत अपना नौकरों को सहायता और दीवान ए खैरात विभाग के तहत मुस्लिम महिलाओं, विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता था। ये इनके कार्य हुआ और बड़ा ये सब इसका महत्वपूर्ण काम है। और इनकी मृत्यु हो गई जो है 1388 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। और इस प्रकार तुगलक वंश का अंतिम शासक, इस प्रकार तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ये जो है ना इस वंश का अंतिम शासक हुआ। तो चलिए इसके स्क्रीनशॉट लेना लीजिए। अब इसको हम दिखाते हैं फटाफट। आइए, इस प्रकार से आपका तुगलक वंश भी फिनिश हो गया। अब बाकी चीज को लिखते हैं। टन टन। ये मत देखिएगा वीडियो लंबा हुआ, इसमें मेथड भी तो है, आपका सिलेबस भी तो खत्म हो रहा है। देखिएगा इसमें कितना चीज बताए, कितना चीज लिखे, तो समय तो होगा ही बच्चों, देना ही पड़ेगा। क्योंकि एक बार वीडियो सेट उठ करने में 15 से 20 मिनट तो सब कुछ सेट करने में लग जाता है। उसके बाद हम 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो क्या फायदा। 10 मिनट वीडियो बनाने के लिए 20 मिनट पहले से तैयार हो। आइए अब देखते हैं, अपना सबसे पहले देखते हैं। आइए, फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में शासक बना, जो 1388 ईस्वी तक शासन किया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। आइए, इसने नहरों का जो है ना, नहरों का विस्तार किया और 1/10 भाग सिंचाई पर टैक्स दिया। 1/10 भाग सिंचाई पर टैक्स मतलब कर
टैक्स वसूला था, ठीक ना, या वसूलता था, वसूलता था। आइए, इसके समय दासों की संख्या सर्वाधिक थी। इसके समय दासों की संख्या सर्वाधिक थी। दासों की संख्या 1,10,000 लाख, मतलब 1,80,000 इसके समय मतलब जो है ना, मतलब दासों की संख्या थी। आइए, दासों की संख्या थी। इसने 24 प्रकार के कर, मतलब टैक्स, 24 प्रकार के टैक्स को समाप्त किया था, और उसके स्थान पर 4 प्रकार के कर या 4 प्रकार के टैक्स वसूला था। तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये, बड़ा वीवीआई लेना है। प्रश्न पूछेगा, किसने 24 प्रकार के कष्टदायक कर को समाप्त किया? फिरोज तुगलक। और उसके स्थान पर कितने प्रकार कितने प्रकार के टैक्स लेना प्रारंभ किया? 4 प्रकार के। वो चारों कौन कौन है? पहला लिखिए, चारों का नाम लिख लीजिए यहाँ पे। चारों कौन कौन सा है? पहला यहाँ लिखिए। पहला हो गया आपको खराज। दूसरा लिखिएगा खुम्स। तीसरा लिखिएगा जजिया। और चौथा लिखिएगा जकात। चौथा क्या लिखिएगा? चौथा लिखिएगा जकात। मतलब इसने 24 प्रकार के कर को मतलब समाप्त कर दिया, और उसके स्थान पर 4 प्रकार का ही टैक्स लेना प्रारंभ किया: खराज, खुम्स, जजिया, जकात। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट जब ले लिए होंगे तो आगे चलेंगे, जल्दी से इसको समाप्त कर देंगे, टाइम भी होने वाला है। आइए, अब देखते हैं फिरोज। आइए, इसने मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों के लिए लड़कियों के सहायता के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किया था। आइए, इसने दास मतलब गुलाम नौकर जो भी था,
इसने दासों की सहायता के लिए, इसने दासों की सहायता के लिए दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना किया था। दीवान ए, आइए पहला ऐसा शासक था कि ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगाया। ये पहला ऐसा शासक था फिरोज तुगलक जिसने ब्राह्मणों पर भी जो है ना टैक्स लगाया था। किस पे लगाया था? ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगाया था। कौन? ये देखिए, ये पहला ऐसा शासक था जो ब्राह्मणों पर भी टैक्स वसूला था। टैक्स वसूला था। ये टैक्स वसूला था। टैक्स वसूला था। अब इसके टैक्स वसूला था। उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं। इसने देखिएगा, इसने 300 से अधिक नए नगरों का निर्माण किया था। नए नगरों का निर्माण किया था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो बस अंतिम में होने वाला है। अंतिम ही होने वाला है। आइए अब अंतिम होने वाला है। अब अपना सब देखते हैं कि अब जो भी है अब देखते हैं कि इस वंश का जो है ना अंतिम शासक लिख लीजिएगा। इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन इस वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक हुआ। महमूद तुगलक हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? देखिए, इस वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक। अब इसके बाद देखेंगे अपना सब जो भी चीज बाकी है आगे देखेंगे अगले वीडियो में। मतलब सैयद वंश और लोदी वंश दोनों के एक ही साथ खत्म कर देंगे। दोनों छोटा ही है, ये थोड़ा सा बड़ा था, एग्जाम में बड़ा पूछे जाते थे। चलिए आप लोग को जो भी हम क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। हाँ, अच्छी तरह से वीडियो बना लीजिएगा। अब थोड़ा सा कॉपी भी चेक करना शुरू करेंगे। और चलिए आज के सेशन यही समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।